बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर दिल के साथ मैं हूँ शादाब रियाज और आज 3 मुख्तलिफ इशूज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि आज एक मरतबा फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने बानी अपनी पार्टी के बानी इमरान खान से मुलाकात किए बगैर अडियाला जेल में मुलाकात के बगैर ही वापस चले गए और ये कोई पहली मरतबा नहीं हुआ, ये कुछ तकरीबन तीसरी मरतबा ये हुआ है। अब वो आगे क्या प्लान कर रहे हैं, काबीना कैसे बनाएंगे, तहरीक इंसाफ एहतजाज की सियासत में आएगी तो कब होगा एहतजाज, ये सारी गुफ्तगू हम करेंगे। इसके अलावा डक्की भाई की जो अहलिया है अरूब जतोई, उन्होंने NCCIA की कई अफसरान को जो है वो इम्तिहान में डाल दिया है, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ये असल वजह क्या हुई, क्यों गिरफ्तार किए, क्या अरूब जतोई इतनी पावरफुल थी या उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल बर वक्त किया, इस पर बात करेंगे। फिर एक और लाहौर का बड़ा अहम मसला तीफी गोगी भट्ट, यहाँ पर जो टक्का वाला फैमिली जिनके घर दुश्मनियाँ इनके साथ चल रही हैं, इस पर भी रेड की गई थी और ये कहा गया था कि पुलिस ने कुछ इनके मुलाजमीन गिरफ्तार किए हैं, लेकिन अमीर फतेह और अमीर मसब जो है वो हिरासत में नहीं है। इन तीनों टॉपिक्स पर डिटेल से बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर हैं, तहरीक इंसाफ को कवर करते हैं अली तारिक, इसके अलावा मौजूद हैं अदनान खालिद साहब भी सीनियर रिपोर्टर हैं, क्राइम को कवर करते हैं और इन तीनों स्टोरीज पर इनकी वो इंफॉर्मेशन हम इनसे हासिल करेंगे जो आम खबरों में ये नहीं दी, वो एक्सक्लूसिव होगी। जी अली तारिक, आपसे स्टार्ट करते हैं। जनाब, खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला साहब मुंतखब हुए हैं नए, सुहेल आफरीदी साहब, को तीसरी अटैम्प्ट आज कर चुके हैं। बानी PTI से मुलाकात उनकी नहीं हो पा रही और आपको पता है कि इनके आने पे भी काफ़ी ज़्यादा शोर मचा था कि ये बड़ा अग्रेसिव स्टाइल है। क्यों मुलाकात नहीं होने दी जा रही और वो क्यों बाज़िद हैं कि मुलाकात करनी है? शादाब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला जो KP के हैं सुहेल अफरीदी साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि 3 बार आज जा चुके हैं। पहले उन्होंने KP के जो असम्बली है वहाँ से मुश्तरका तौर पे, ये नहीं कि सिर्फ KP के जो PTI के लोग थे उन्होंने बिल पास किए, उसमें अपोजिशन भी थी, उन्होंने भी बिल पास किया और मुश्तरका एक बिल पास किया कि KP के वज़ीर आला को मिलना चाहिए। फिर अदालत ने कहा कि मिलना चाहिए। अब एक तो KP की असम्बली जो कि वहाँ की नुमाइंदगी कर रही है अवाम की, वो भी कह रहे हैं कि मिलना चाहिए। अदालत जो कि एक सुप्रीम है वो कह रही है कि मिलना चाहिए, लेकिन अब जिन्होंने मिलने देना है वो नहीं मिलने दे रहे। तो ये एक वाकई लम्हा फिक्री है। बहुत से अब तो नून लीग के लोग या जो सीनियर लोग हैं वो कह रहे हैं कि सुहेल अफरीदी को KPK का जो वज़ीर आला है उनको बानी PTI से मिलना चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो अंदर की गुफ्तगू है, PTI के लोगों से बातचीत हुई है कि अगर इमरान खान से बानी PTI से सुहेल अफरीदी साहब मिलते हैं तो डेट आ जाएगी और डेट जो है वो तहरीकी जो इनका एहतजाज है, जो इन्होंने नवंबर में 1 साल होने वाला है 26 नवंबर को, तो उसके बाद जो दोबारा इन्होंने एहतजाज की जानिब जाना है, वो डेट या उसका खदशा है या मुझे लगता है कि जो इस वक्त KPK की कैबिनेट बनानी है, वो तो जो इतलात आ रही हैं कि खान साहब ने अपनी बहनों के ज़रिए जो सुहेल अफरीदी साहब हैं उनको बता दिए हैं, कुछ नाम बताए हैं और छोटी सी कैबिनेट बनेगी, ये हदायत सारी उनको मिल गई हुई है। लेकिन फिर उनका यही अब जिद है कि वो जाकर पहले डिस्कशन करेंगे खान साहब से। एक आपकी ये सारी गुफ्तगू से जो एक समझ आ रही है बात, जो मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि तहरीक इंसाफ बहैसियत जमात कुछ नहीं है। तहरीक इंसाफ में जो कुछ है वो हैं इमरान खान साहब और वो अडियाला जेल से ही कैबिनेट की मंजूरी देंगे तो होगी। देखिए, वरना तो तहरीक इंसाफ का एक चेयरमैन है, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, फिर सलमान अकरम राजा साहब हैं, फिर अगर हम बात करें ख़ानदान की तो अलीमा आपा हैं, फिर उसके बाद फिर नौरीन आपा हैं, मतलब ये सब बीच में ये लोग शामिल हैं। मेरा ख्याल है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या ये काबीना नहीं बना इमरान खान ने ये खान साहब की बहनों की जानिब से जो मीडिया टॉक में बात आई, उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी साहब अपनी तरफ से बना लें कैबिनेट, लेकिन जो कारकुन है या जो सुहेल अफरीदी साहब है वो चाहते हैं कि हम जाके उधर एक बार मिलें और जब से वो वज़ीर आला बने हैं वो नहीं मिले। अब वो बार बार अटैम्प्ट करते हैं। अब जो इस वक्त नई अपडेट है वो ये पता चली है कि अब अगर उनको नहीं मिलने दिया जा रहा तो वो फिर तौहीन अदालत के मामले में जाएंगे, क्योंकि कोर्ट ने भी ऑर्डर किए हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं फिर तौहीन अदालत के मामले में जाऊंगा कि क्यों नहीं मुझे मिलने दिया जा रहा। दूसरा इसमें एक अहम चीज़ है जो टेंटेटिव है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जो इम्कान है ज़्यादा, वो कुछ नाम आए हैं। शादाब साहब, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके सामने रखूँ। एक तो मुश्ताक गनी साहब हैं, सूबाई वज़ीर तलीम के तौर पर, वो उनका इम्कान है कि वो आएंगे।
फिर पख्तून यार हैं, आफ्ताब आलम अफरीदी हैं, मीना खान अफरीदी हैं जो कि बड़ा क्लोज़ हैं सुहेल खान अफरीदी साहब के, फ़ज़ल हकीम खान हैं, हलीकुर रहमान साहब हैं, फैसल हैं, और इसके बाद मोहम्मद अदनान कादरी हैं। इस तरह के कुछ नाम सामने आ रहे हैं जो कि 12 रुकनी या 13 रुकनी कैबिनेट बनेगी छोटी सी, और फिर वो कंटिन्यू काम करेगी। तो अब देखना ये है कि ये कैबिनेट कितनी जल्दी बना लेते हैं, क्योंकि नुकसान जो है वो फिर बिल आखिर उस सूबे का हो रहा है और वहाँ की अवाम का। अदनान कादरी से याद आया, हमारे साथ अदनान खालिद साहब भी बैठे हुए हैं। अदनान साहब वज़ीर आला केपी तब्दील किए गए। अली बिन गंडापुर साहब जो है वो क्योंकि पुराने सीनियर आदमी थे, सियासतदान भी थे, उनके लिंक्स भी थे सियासतदानों में, वो तो कोई पुल नहीं बन सके दोनों के दरमियान में। बानी पीटीआई और तहरीक जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है या इस्टेब्लिशमेंट, जो भी हम बात करें उसमें, इनके साथ वो पुल तो नहीं बन सके। अब ये जो अफरीदी साहब आ गए हैं, सुहेल अफरीदी साहब, ये तो बड़े यंग से हैं और मेरा ख्याल है कोई इतना पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी इनका नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या जो वफाक और इसके केपीके के कुछ ताल्लुकात बेहतर होंगे, वफाक और पंजाब के ताल्लुकात बेहतर होंगे, वफाक और सिंध के या बलूचिस्तान के कुछ ताल्लुकात बेहतर होंगे, या सिर्फ वो भी गंडापुर साहब की तरह बस एहतजाज 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 ही करते रहेंगे? अच्छा शादाब साहब, सबसे पहली बात है कि गंडापुर के हवाले से अगर बात की जाए तो अली अमीन गंडापुर वो शख्स थे जो दोनों साइड्स पर पिच के अच्छा खेलने के माहिर थे। वो ये चीज़ सीख चुके थे और इसी चीज़ का एडवांटेज लेते हुए वो सीएम केपी के साथ के सीट के तौर पर जो है वो 2 साल निकाल गए। और वो उनके बारे में ये मशहूर था कि उनकी दोनों साइडों पे सेटिंग है। इमरान खान ने तो उन्हें सीएम बनाया हुआ था, लेकिन दूसरी साइड पर भी उनकी अच्छी सेटिंग जा रही थी। इवन वफाक के साथ भी उनके मामला काफ़ी हद तक बेहतर जा रहे थे। आपको याद होगा कि लाहौर में एक जलसा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो वहाँ पर अली अमीन गंडापुर ने आना था और कहा यह जा रहा था कि उन्हें यहाँ पर नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन किसी ना किसी तरह अली अमीन गंडापुर फ़ोन कॉल्स मिलाते मिलाते, वो फ़ोन कॉल्स कहाँ गई ये सबको मालूम है, वो मिलाते मिलाते वो लाहौर भी पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर जलसे में शिरकत भी की, चाहे वो जलसा ख़त्म होने के बाद पहुँचे, और वहाँ से फिर रवाना भी हो गए। उसके बाद अली अमीन गंडापुर के हवाले से ये भी मशहूर था कि उनकी वफाक में जो है कई आला जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ काफ़ी अच्छी बातचीत है, जिसके बाद वो मामलात को सेटल करने में काफ़ी माहिर है। उन्हें मुलाकात की इजाज़त भी इसलिए मिल जाती थी। अब सुहेल अफरीदी के बारे में ये बताया जा रहा है कि इनको अपॉइंट ही इसलिए किया गया है इमरान खान बानी पीटीआई की जानिब से कि किसी ना किसी तरह से एक रेजिस्टेंस जो है वफाक को वो शो करवाई जाए। और इस चीज़ का खौफ फैला हुआ है वफाक के अंदर भी कि वफाक और केपी में जो है फिर कहीं कोई नया तनाज़ा या कोई नया तजाद जो है वो सामने ना आ जाए, क्योंकि नवंबर में अली ने जैसे बताया कि नवंबर में प्लान किया जा रहा है कि कोई एक तहरीक चलाई जाएगी या कोई ऐसी एक लॉन्ग मार्च टाइप चीज़ की जाएगी, केपी से निकाला जाएगा वो लॉन्ग मार्च और वो इस्लामाबाद लाया जाएगा। और इस हवाले से मेरी इस्लामाबाद के भी कुछ दोस्तों से और कुछ राय से बात हुई जो इस बीट्स को भी देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उनका भी यही कहना था कि अब भी इस चीज़ का तखमीना केपी की गवर्नमेंट स्पेशली सुहेल अफरीदी को इस चीज़ का खौफ है कि नवंबर में अगर कॉल दी जाती है, जो जिस तरह पहले जो नुकसानात कारकुनों के हुए क्योंकि लॉन्ग मार्च कर दिया जाता है, एहतजाज कर लिया जाता है, लेकिन उसकी रेजिस्टेंस में जो पुलिस के साथ हाथापाई और इस तरह के वाक़यात होते हैं, तो नुकसान जो है कारकुनों का होता है, उनकी फैमिलीज़ का होता है। तो इसकी रेजिस्टेंस को भी देखा जा रहा है कि अगर लॉन्ग मार्च किया जाता है तो अल्लाह ना करे ऐसे कोई वाक़यात हों, क्योंकि आपके सामने है कि हुकूमत अभी किसी को भी इस तरह के लॉन्ग मार्च या एहतजाज करना अलाउ नहीं कर रही और हुकूमत की इस हवाले से मुकम्मल तैयारी दिखाई दे रही है। अली की तरफ आते हैं। अली, मेरे 2 सवाल हैं कि वज़ीर आला गंडापुर साहब थे जब, तो भरपूर एहतजाज भी हुआ। आपको याद होगा इस्लामाबाद में उन्होंने घुसने की 2-3 अटैम्प्ट्स भी की थी और बहुत ज़्यादा फिर हुआ कि जी गोलियां चल गई, ये इस तरह की र्यूमर्स भी बहुत ज़्यादा चलती रही। क्या जो अफरीदी साहब हैं, सुहेल अफरीदी साहब, ये कोई इस तरह का एहतजाज कॉल देने जा रहे हैं या ये चाह रहे हैं कि बस खामोशी से हम अपने पटिशन करें, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएं और फिर इजाज़त लें और इसी तरह बानी का केस जो है वो अदालतों के ज़रिए उनको रिलीफ मिले, या ये कोई अग्रेसिव मोड में आएंगे?
शादाब साहब, आप बिल्कुल इस बात पे जो रोशनी डाल रहे हैं कि एहतजाज की जानब, मेरा ख्याल है कि सुहेल अफरीदी साहब की अगर बैकग्राउंड देखा जाए, सबसे पहले तो वो जो पीटीआई की एक आईएसएफ जमात है, जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है, ये उनका ताल्लुक उस ग्रुप से है और उनका ताल्लुक मुराद सईद के भी ये क्लोज थे। फिर उसके बाद अली अमीन जो थे उनके साथ भी ये एक ही ग्रुप है। अब अली अमीन साहब तो चले गए, अब जब सुहेल अफरीदी साहब आ गए हैं तो सुहेल अफरीदी साहब मास्टर समझे जाते हैं केपीके में एहतजाज की। और दूसरी जानब जो इनको एडवांटेज है, जो केपीके के तंजीमी मामलात हैं या जो वहाँ पर जो तंजीम के लोग हैं, जुनैद अकबर है और पूरी ये केपीके की, तो वो भी इनके साथ है, जो कि अली अमीन गंडापुर के साथ नहीं थी। और अगर सुहेल अफरीदी एहतजाज की, मुझे जो इतलात हैं कि नवंबर में 25-26 नवंबर के बाद जो है एक बड़ी कॉल खान साहब देंगे और फिर सुहेल अफरीदी मेरा ख्याल उसको लीड करेंगी और उसके साथ तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान जो लोग हैं, महमूद अचकज़ई और असद कैसर और बाकी मौलाना फजल रहमान से भी इनकी बातचीत चल रही है, तो वो लोग भी एक ही प्लेटफॉर्म से निकलेंगे। नवंबर जो है, सर्दियां जो हैं, पीटीआई सड़कों पे ही गुजारेगी। मुझे ये लगा आपसे इस टॉपिक पे आखिरी, क्योंकि मुझे ब्रेक का बार बार इशारा किया जा रहा है, आप क्या तवक्को करते हैं कि अली बिन गंडापुर साहब के बाद जब ये आए सुहेल अफरीदी साहब, बड़ी ज्यादा एहतजाज भी हुआ, शोर भी डाला गया इनकी आमद पे, तो ये जो एहतजाज करेंगे ये अली अमीन गंडापुर साहब की तरह का होगा या पुरअमन होगा? क्या इसमें आप देख रहे हैं? शादाब साहब, अगर बात की जाए तो मुझे तो ये अली अमीन गंडापुर की तरह का भी नहीं लगता हुआ दिखाई दे रहा, क्योंकि अली अमीन गंडापुर तो किसी तरह जोड़ तोड़ करके अडियाला जेल में बानी पीटीआई से जाके मुलाकात भी कर लेते थे। अब ये तीसरी दफ़ा जो है सुहेल अफरीदी जो हैं वहाँ पर पहुँच चुके हैं अडियाला जेल के बाहर, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। उन्होंने कोर्ट से ऑर्डर भी लिया लेकिन उसके बाद भी नहीं करवाई जा रही। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल किस तरह से ये मैनेज कर रहे हैं और किसके कहने पर ये मैनेज कर रहे हैं ये तो अलग बात है, लेकिन मुलाकात ना होने देना और मुलाकात ना कर पाना, ये भी एक सीएम केपी के होने के नाते उनकी भी ऊपर सवालिया निशान है कि वो आगे अगर मुलाकात नहीं कर पा रहे तो आगे एहतजाज कैसे कर पाएंगे। और अगर एहतजाज कर भी लिया तो मुझे नहीं अभी तक दिखाई दे रहा कि इस्लामाबाद में इनको कोई एंट्री मिलेगी। बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे डक्की भाई को गिरफ्तार किया गया और उनकी अहलिया, क्योंकि जब भी कोई गिरफ्तारी होती है जो सबसे ज़्यादा कि मुलजिम है, मुजरिम है, नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उसका साथ चलते हैं वो उसके ख़ानदान के लोग चलते हैं, चाहे उसकी किसी की बहनें हों, बेगम हो, जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, इसी तरह इमरान खान साहब हैं। अब मैं मुकाबला तो उनका नहीं कर रहा इनसे, लेकिन डक्की भाई की अहलिया ने भी इस पे जोर लगाया और उन 6 के 6 लोगों को ही पकड़वा दिया, उल्टा उन्हीं पे पर्चे हो गए जिन्होंने डक्की भाई को पकड़ा था। जनाब डक्की भाई पे बात कर रहे थे। अली तरक, पहले आप इससे पॉइंट लें, फिर इस पे अदनान के पास काफ़ी डिटेल स्टोरीज हैं, उनसे भी लेंगे। ये एकदम ऐसा क्या हुआ जी? अरूब साहिबा ने बड़ा एक तीर खेला, मतलब चलाया आप समझे, और बड़ा निशाने पे लगा। उनके कहा कि जी इनसे रिश्वत मांगी गई और 1.5 करोड़ की, और फिर कुछ लोगों ने तो शायद मेरा ख्याल है इसको मान भी लिया है कि हाँ हमने ये किया था। ये स्टोरी आपको क्या नज़र आ रही है? शादाब साहब, बहुत शुक्रिया। ये जो डक्की भाई वाला केस है, हमें याद है कि जब ये पकड़े गए थे तो जो डिप्टी डायरेक्टर साहब थे सरफराज चौधरी साहब, उन्होंने सबको इंटरव्यूज़ दिए थे। मैं भी इंटरव्यू करने गया था, तो उस वक्त तो ये कहते थे कि वतन अजीज़ से वो शुरू होते थे और वो कहते थे डक्की भाई भी ना कहें, वो तो इतना गलत आदमी है, वो जुए की ऐप प्रमोट करता है और ये सारे भाई, वो इंडिया वाला भाई ना, भाई लोग वाला, वो इस तरह कहते थे। अब लेकिन जो उनके ऊपर FIR हुई, अगर उसके मुताबिक देखा जाए तो 90 लाख रुपया उन्होंने, उनके ऊपर इल्ज़ाम है, जो डक्की की वाइफ है अरूब जतोई, उनकी मुद्दत में जो पर्चा हुआ है सरफराज चौधरी पे और जो बाकी लोग हैं, कि 90 लाख रुपया इन्होंने लिए। 30 लाख रुपया इन्होंने जुडिशल करवाने के इल्ज़ाम में लिए मुबैना तौर पे, और 60 लाख रुपये जो है अरूब जतोई को पर्चे से खारिज करने के नाम पर लिए मुबैना तौर पे, जो FIR में चीज़ें लिखी हुई हैं। अब नईम भट्टू साहब की अदालत से उनको 3 दिन का जिस्मानी रिमांड भी मिल गया और 90 लाख भी मेरा ख्याल वो रिकवर करवाएंगे। लेकिन कहानी ये नहीं है। कहानी जो मुझे नज़र आती है कि आप देखें कि 7:35 पे ये FIR की जो एप्लीकेशन है दी जाती है, 7:55 पे FIR दर्ज भी हो गई है। तो ये पाकिस्तान में आप भी रहते हैं, मैं भी रहता
तो 20 मिनट जहां पर अभी जहां इंसाफ या कानून का बोलबाला हो, हम वहां हैरान हो जाते हैं कि 20 मिनट में ये सब कैसे हो गया। तो फिर सवाल यही पैदा होता है कि पीछे कौन है। लेकिन जो भी पीछे है वो बिल्कुल सरफराज चौधरी साहब हों या NCCIA के जो लोग हैं, जिस तरह इनके बारे में कहा जा रहा है मुबैना तौर पे कि ये लोग नाम यूज़ करते थे किसी और का और पैसे लेते थे। फिर उसके बाद मुबैना तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि ये रिश्वत लेते थे और कहते थे कि जी हम आपको रिलीफ देंगे, केस बनाते भी खुद थे। फिर ये भी कहते थे कि आपको इसमें यहाँ पर इंसाफ मिल जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं सारी, ये फिर लाजमी बात है कि जब कोई दूसरे लोग या कह लो कि वो लोग जिन्होंने मामले को सारे देख रहे थे, उन्होंने देखा तो फिर ये सब लोग कानून की गिरफ्त में आ गए। और मेरा ख्याल है कि ये तो टाइम ही बताएगा कि मामला क्या हुआ था। लेकिन एक चीज़ इसमें मैं और करता जाऊँ कि जब इन्होंने FIR लॉन्च की थी बहुत से यूट्यूबर्स की, जिसमें जन्नत मिर्ज़ा भी थी, सिस्ट्रोलॉजी भी थी और बहुत से लोग थे। इसमें सिस्ट्रोलॉजी वाला बड़ा अहम वाक़या, इन्होंने कहा कि सिस्ट्रोलॉजी वाला जो लोग हैं वो रूप पोश है, वो नहीं मिल रहे, उनको गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन हम आए रोज़ देखते हैं कि सिस्ट्रोलॉजी वाले जो हैं वो शादियों पर भी जा रहे हैं। तो ये चीज़ें फिर मुबैना तौर पर कोई गलत की तरफ इशारा करती हैं कि ये कोई बाहर से ही मामला तो अपने तय कर लेते थे और पैसे ले लेते थे, लेकिन अब वो कानून की गिरफ्त में आ गए। बीट भी करते हैं FIA की और साइबर क्राइम को भी देखते हैं। 1 साला बच्चा जो NCCIA, यानी कि ये 1 साला बच्चा, 1 साल पहले इसका जो है वो आप समझें इसकी वलादत हुई या ये इस दुनिया में आया, उससे पहले FIA के साथ अंदर एक साइबर क्राइम सेल हुआ करता था और फिर इसका एक अपना सेटअप बना दिया गया, दफ्तर इसका अलग कर दिया गया। 1 साल में क्या इतनी ज़्यादा वो हो गई थी कि ये जितने साहिबान हैं, ये जो 6 लोग हैं, मज़ीद भी हो सकते हैं, लेकिन मुबैना तौर पे ये 6 लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम आता है कि इन्होंने भारी करप्शन ली। फिर वो जैसे कि जी उनका जो डक्की का अकाउंट था उसको भी उन्होंने खाली किया और आई थिंक 9 करोड़ 10 करोड़ रुपए थे। ऐसे तो मतलब डक्की भाई जो है भाई है, पूरे 10 करोड़ रुपया अकाउंट में रख के बैठे हुए थे। ये क्या सारी अदरान खिचड़ी क्यों नहीं इनको हजम हुआ कि ये एक साल के अंदर इतना ज़्यादा एक्सपोज हो गए कि ये इस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं इनके ऊपर। अच्छा शादाब साहब, डक्की भाई जो सादुर रहमान है, ये यूट्यूब या सोशल मीडिया से इतना पॉपुलर नहीं हुआ होगा जितना NCCIA ने अब इसको पूरे पाकिस्तान में मशहूर कर दिया है। अगर वहाँ पर इसके 10 मिलियन फॉलोअर्स थे या सब्सक्राइबर थे, अब इन्होंने पूरी 25 करोड़ आवाम को बता दिया कि डक्की भाई कौन है। हालांकि ये NCCIA के लिए एक टेस्ट केस था और इसमें बाकी भी दीगर भी जो यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स इस काम में मुलविस थे उनको भी इन्होंने नोटिस किए थे, कईयों को तलब किया, कई पेश हो गए, कोई पेश ना हुए। जिस तरह रजब बैठा हुआ, बैरून मुल्क बैठा हुआ, इकरा कंवल वगैरह, इन्होंने प्री रेस्ट बेल्स ली हुई थी, ये भी पेश ना हुए, इनके वकला जो हैं वो पेश होते रहे। अब सादुर रहमान से जो पैसे रिकवर हुए, सबसे पहले वो 3,30,000 के 35,000 डॉलर बताए जाते हैं, जो पाकिस्तानी तकरीबन 9 करोड़ 9.5 करोड़ बन जाता है। उसके अलावा रूप जतोई ने जो अब मुकदमा करवाया, वो बताया जाता है कि उसने कहा कि 90 लाख रुपया उसकी रिश्वत दी। लेकिन शदाब साहब, ये लोग, ये 8 NCCIA अफसरान जो है NCCIA के, इस सरफराज चौधरी, जवार और उस्मान इस्लामाबाद से, ये सबकी गिरफ्तारी तो अब डाली गई, लेकिन ये तकरीबन 20 रोज़ पहले ही इनको सबको उठा लिया गया था और इनसे इस हवाले से तफ्तीश जारी थी। इनसे तफ्तीश इस हवाले से जारी थी या किसी और हवाले से जारी थी, हम इस पर पिछले 2-3 दिन से जो है हम खबरें भी ले रहे हैं और अपने ज़राए से मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि डक्की भाई केस इतना हैवी केस तो नहीं था कि 9 करोड़ रुपया जो है ऊपर DG तक भी शायद बांटा गया हो, कि परसों रात को DG NCCIA वकारुल दीन को भी जो है हटा के ओहदे से उनकी जगह सैयद खुर्रम अली शाह जो पंजाब में तैनात थे। चलती है कि उसने भी लिया होगा, फिर उसने भी लिया होगा। अब देखिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ, हम ज़रूरी नहीं है कि हम ये कहें कि जी को जो भी DG बैठा है उसने लिया होगा। ये भी हो सकता है कि DG को इस वजह से चेंज किया गया हो कि उसके नीचे बैठ के ये काम हो रहा है और उसको पता ही नहीं है, तो इसलिए वो हम नहीं कह सकते, 100 वजूहात हैं। बिल्कुल। उसके बाद रूप जतोई के मदय्यत में एक मुकदमा दर्ज करवाया जाता है कि इन्होंने 90 लाख के करीब रिश्वत ली। अगर पैसों की बात की जाए तो पैसे तो असल वही हैं जो 9 करोड़ कुछ जो हैं पहले ही उससे जो है इन्होंने रिकवर कर लिया और अभी तक उसको वापस नहीं मिले, या उसको उसके बाद इन्होंने जुडिशल करवा दिया। इस तरह के कई कैरेक्टर्स थे जिनको इन्होंने अरेस्ट करना था, लेकिन बज़ाहिर और हमारे ज़रा ये बताते हैं कि कुछ बैंक ट्रांजैक्शंस जो हैं बैरून मुल्क बैठे हुए यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स की, वो जो है इन लोगों को आई, वो पकड़ी गई और उसके बाद जो है इन लोगों को हिरासत में लिया गया और अब जाकर रूप जतोई की मुतय्यत में ये
FIR करवाई गई और उसमें ही इन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां पर इनकी जानिब से मियां अली शवाक वकील जो हैं वो पेश हुए और उनका एक सवाल जो है काफ़ी वैलिड था कि अगर अरूप जतोई ने ये मुकदमा करवाया है और उन्होंने रिश्वत दी है तो शायद अरूप जतोई इसमें भी फंसने के चांसेस उनके लिए ज़्यादा हो गया, क्योंकि अरूप जतोई पर ऑलरेडी एक इंक्वायरी जो है वो इन्वेस्टिगेशन NCCIA में चल रही है कि वो भी अपने हस्बैंड सादुर रहमान अल मारूफ डकी भाई के साथ इन जुआ ऐप्स, इन फ्रॉड ऐप्स को जो है प्रमोट कर रही थी। और शदाब साहब, ये जुआ ऐप्स, ये फ्रॉड ऐप्स का माफिया जो है ना। अच्छा, ये डक्की भाई की बेगम की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो जैसे हम वो पढ़ते हैं ना, वो क्या जो रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी हैं, तो जाहिर है ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर भी रिश्वत लेने का भी कानून है और रिश्वत देने का भी कानून है। ये तो उसके अंदर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर बाकी की चीज़ें छोड़ भी जाएँ तो इसमें भी वो फंस सकती हैं। बिल्कुल जी। और इस तरह के कई और भी यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स थे जिनकी बैंक ट्रांजेक्शन मैंने आपको पहले बताया कि वो कई FIA के लोगों के सामने भी आ चुकी हैं। उन्होंने इस हवाले से काफ़ी तहकीकात भी अपनी मुकम्मल कर ली हुई हैं। लेकिन जुआ ऐप्स और ये फ्रॉड ऐप्स माफिया, आप ये देखें कि पाकिस्तान में कितना एक्टिव हुआ है कि इस कदर ये सारा जो माफिया है इसने पूरे पाकिस्तान में अपने ग्रोह बांटे हुए हैं और जगह जगह इन्होंने ये काम शुरू किया हुआ है। लेकिन सिर्फ अभी तक फोकस जो है वो सिर्फ डक्की भाई केस के ऊपर किया हुआ है। इसके अलावा जो लोग मेन लोग हैं जो ये करवा रहे हैं, ये प्रमोशन करने वाला एक शख्स था जिसको हमने हम मिसाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो लोग इस काम को करवा रहे हैं अभी तक वहाँ कहीं भी हाथ नहीं डाला गया, जो कि अरबों नहीं सैकड़ों अरब का जो बिजनेस है ये जुआ ऐप्स का पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है और ये एक गैर कानूनी काम है। इसके ऊपर अभी तक कोई वर्किंग नहीं हो रही और इदारों को इस हवाले से भी सोचना चाहिए। NCCIA के अफसरान को जो पकड़ा गया है ना, इसमें रिश्वत वाला मामला ही अभी तक जो है वो सामने आया, इसके अलावा कोई और मामला सामने नहीं आया। लेकिन बैक एंड पे कहा जा रहा है कि शायद इन पर कुछ और प्रेशर्स भी थे, वो कुछ प्रेशर्स ऐसे थे कि वो अभी तक सामने नहीं आ सके। वो प्रेशर्स की वजह से, क्योंकि NCCI लाहौर टीम के बारे में ये कहा जा रहा है कि सादुर रहमान अल मारूफ डक्की भाई से इन्होंने पैसे लिए, लेकिन NCCIA के आप ये देखें कि इस्लामाबाद के भी अफसरान उठाए गए और उनके ऊपर भी जो है बिल्कुल इंक्वायरीज लगी हुई ब्रेक का हैं। वक्त हो गया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे तीफी भट्ट तो पुलिस इनकाउंटर में उनके अपने ही साथियों की गोलियों से मारा गया। गोगी भट्ट जो है वो इस वक्त लापता है, कहीं पुलिस की कस्टडी में है या नहीं है। लेकिन ट्रकों वाला फैमिली जो दुश्मनी थी लाहौर की, एक पॉपुलर दुश्मनी, कई जाने इस दुश्मनी की भेंट हुई, उनके डेरे पर भी रेड की गई थी और ये कहा जा रहा था कि मीर फतेह और मीर मसब की गिरफ्तारी के लिए जो है वो रेड की गई है। ट्रका वाला फैमिली पे भी अब जो है वो क्या बुरा वक्त आने वाला है, उनके घर पर रेड हुई है। उसके अलावा इससे पहले गोगी भट्ट, तीफी भट्ट जो है वो इनकी जोड़ी टूट गई। गोगी भट्ट जो है वो लापता है और तीफी भट्ट जो है वो पुलिस इनकाउंटर में जो है वो मुबैना पुलिस इनकाउंटर में अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। जनाब अली तारिक साहब, आपसे शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा ये बता दें कि अच्छा एक और बात है या ना, ये मैं आपसे सवाल पूछूंगा। तारीफ गुलशन साहब जो इनके भाई हैं, इन्होंने भी पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया, उसके बाद फिर आप लोग सारे वहाँ खड़े हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के लिए, तो वो पहुँचे नहीं। वो वकूआ भी आपसे सुनूंगा। पहले अली थोड़ा सा ये बता दें, ये क्या अब उधर कोई क्या रेड हुई है इसके ऊपर और क्या आगे वो करने जा रहे हैं? शदाब साहब, ये जो गोगी भट्ट और तीफी भट्ट का जो मामला था और उसके बाद ये जो टीपू ट्रकों वाला ग्रुप का जो मामला है, मुझे ये इतलात है कि पुलिस जो है ना वो अब ये सोच चुकी है, बल्कि पंजाब गवर्नमेंट ये सोच चुकी है कि कोई भी बदमाशी, ये जो डाला कल्चर है और जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि दहशत फैलाते हैं, वो कोई भी नहीं बचेगा। तो अब अगर वहाँ की बात की जाए, भट्टोवाल का मामला देखा जाए, तीफी भट्ट तो चला गया, तो अब जो दूसरा ग्रुप है तो उनको भी पकड़ना है, उनके ऊपर भी FIR है। तो मेरा ख्याल दूसरा पार्ट अब ये है इस मूवी का कि अब इनके ऊपर भी मामला आएंगे, ये भी गिरफ्तार होंगे और फिर आगे चल के इनके भी मामला होंगे। तो पंजाब गवर्नमेंट ने ये सोच ली है कि अब कोई भी कानून से जो बालातर बनने की कोशिश करेगा वो नहीं बचेगा। काश कानून होता, काश पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, काश पंजाब की गवर्नमेंट ने अपनी प्रोसिक्यूशन के ऊपर, अपनी अदलिया के ऊपर इतना फोकस किया होता कि जो इस किस्म के क्रिमिनल लोग हैं उनको अदालतों के जरिए सजाएं दिलवाई जाती, 6 महीने के अंदर उनका ट्रायल कंप्लीट किया जाता, 7-8 महीने के अंदर सज़ा के ऊपर कंप्लाइंस हो जाता, तो शायद यकीनन इस तक भी जो है वो नौबत ना आती। अच्छा जी अदनान साहब, उस दिन आप भी गए हैं जी, मैं जा रहा हूँ तारीफ गुलशन साहब की तरफ, उनकी बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो क्या हुआ फिर, प्रेस कॉन्फ्रेंस किधर गई? अच्छा, ख्वाजा अजहर गुलशन ने तकरीब ये पिछले हफ्ते जो है
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया अपने भाई जो पुलिस के मुबैना इनकाउंटर में मारे गए तीफी भट्ट, उसके हवाले से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया और रिहाइशगाह भी उन्होंने वो मुंतखब की जहाँ पर तीफी भट्ट का जो घर है, जहाँ पर अब उनके बेटे भी रहते हैं। तो उसके बाद जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जैसे ही ऐलान होता है तो शाम को एक ऑडियो मैसेज जो है ख्वाजा अजहर गुलशन की जानिब से वायरल किया जाता है कि जी तीफी भट्ट के घर पर पुलिस की दोबारा रेड हुई है, जबकि मैंने अपने ज़राए से ये मालूम किया वो पुलिस की कोई रेड नहीं थी। आपको शायद याद हो कि एडिशनल आईजी सीसीटी सुहेल जफर चट्टा और आईजी पंजाब ने रिसेंटली एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ये बताया था कि जो लोग गैर कानूनी असला और असले की नुमाइश करते हैं वो अपने उस असले को संभालना शुरू कर दें, स्पेशली गैर कानूनी असले वाले तो अपना असला फौरी तौर पर पुलिस के पास जमा करवाना शुरू कर दें, और असले की नुमाइश करने वाले लोग जो हैं वो अगर उनके पास लाइसेंसी असला है तो वो अपने घरों के अंदर तक महदूद कर दें। इस हवाले से SHO नसीराबाद थाना जो उस रिहाइशगाह से मुल्हका है तो वो जो है वहाँ पर गए थे चेकिंग करने सिक्योरिटी की, और वहाँ पर वेपन लेकर अगर कोई गार्ड्स मौजूद थे वहाँ पर ज़्यादा तो उनको ये समझाने के लिए और मना करने के लिए कि आप अपने गार्ड्स अगर रखना चाहते हैं तो घर की चार दीवारी के अंदर रखें, घर के बाहर ना रखें। इस हवाले से वहाँ पर पुलिस गई। उसके बाद ख्वाजा अजहर गुलशन रूपोश हो गए। ख्वाजा अजहर गुलशन रूपोश हो गए। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया, हम सब वहाँ पहुँच गए, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। तो अगले रोज़ उनकी एक ऑडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मंजरे आम पर आई तकरीबन 6 मिनट की, जिसमें उन्होंने बताया जी कि ऐसे ऐसे ये सारे वाक़यात हुए, ऐसे ऐसे मेरे भाई का इनकाउंटर किया गया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं 4 लोगों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करूंगा। ये ऐलान उन्होंने करना था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद, जो उन्होंने ऑडियो मैसेज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया। लेकिन शादाब साहब अभी बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। जावेद भट्ट कत्ल केस जो है अभी तक पेंडिंग जा रहा है काफ़ी देर से, और आपको शायद याद होगा कि जब जावेद भट्ट कत्ल हुए तो उसके बाद इस वाक़े की FIR दर्ज होनी थी, तो भट्ट फैमिली ने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए ये FIR इस तरह से दर्ज करवाई क्योंकि इनको इस बात का इल्म हो चुका था कि अमीर मौसम जो है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो अमीर फतेह उस वक्त पाकिस्तान में मौजूद था, तो इन्होंने उसमें नामजद जो है अमीर फतेह को किया। अब पुलिस ने ट्रकावाला ग्रुप के डेरे पर, उनकी रिहाइशगाह पर भी 2 रोज़ कबल जो है वो छापा मारा, और कहा यह जा रहा था, हमारे ज़राए ये बताते हैं कि पुलिस को शायद इस बात की इंफॉर्मेशन मिली थी कि आरिफ नाम का जो करैक्टर एक बीच में सामने आया था कि ट्रकावाला के डेरे पर काम करता था और उसने ही शूटर अरेंज करके दिए थे जावेद भट्ट के कत्ल के लिए। बिल्कुल। अब वो आरिफ जो है काफ़ी देर से रूपोश था और गायब था, पुलिस को मिल नहीं रहा था, तो पुलिस को उसके हवाले से भी इंफॉर्मेशन मिली, लेकिन आरिफ पुलिस को वहाँ पर नहीं मिला। पुलिस ने वहाँ से 3 अफराद को हिरासत में लिया, जिनमें 2 ट्रकावाला ग्रुप के मुंशी भी हैं। अमीर फतेह के बारे में ये बताया गया कि वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया, लेकिन अमीर फतेह वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया इस बात को तो छोड़ें, अमीर फतेह की बेल जो है इस केस में वो दिसंबर 2024 से कैंसिल हो चुकी है। 10 माह बाद हमारी लाहौर पुलिस को इस बात की होश आई कि जावेद भट्ट कत्ल केस में कोई नामजद मुलजिम है तो उसको गिरफ्तार करने के लिए उसके घर रेड मारी जाए। उसको शामिल तफ्तीश भी नहीं अभी तक किया गया या उससे कोई पूछगिछ भी नहीं की गई, जबकि अमीर मौसम जो है उसने प्रोटेक्टिव बेल ली हुई है और वो जैसे ही पाकिस्तान आया तो उसने वो प्रोटेक्टिव बेल ली, तो उसके बाद वो पाकिस्तान में मौजूद है। अब अमीर फतेह के बारे में कहा जा रहा है कि उसके लिए ये रेड मारी गई थी 10 माह बाद पुलिस की जानिब से, और 10 माह बाद रेड मारी तो अमीर फतेह वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया। अगर वो पाकिस्तान में ही था तो लाहौर पुलिस को इतने माह बाद ये रेड मारने की क्या ज़रूरत आन पड़ी, या क्या उनको होश आ गई? शायद जो तीफी भट्ट का इनकाउंटर का मामला है उसको एक लेवल बेस बनाने की अब कोशिश की जा रही है। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि उसको एक लेवल बेस बनाने की कोशिश की जा रही है, और मार्केट में ये अफवाहें गर्दिश करना शुरू हो गई हैं कि इस दुश्मनदारी के अंदर जो है पैसा चलना शुरू हो गया है। लेकिन ये सिर्फ अफवाहें हैं, अभी तक इसके कोई ठोस शवाहिद जो हैं वो सामने नहीं आ पाए, लेकिन लोगों को अब यही दिखना शुरू हो गया और लोग इस बारे में हर जगह पर ये बात करना शुरू हो गए हैं कि शायद इस दुश्मनदारी के मामले में अब पैसा चलना शुरू हो गया। जो पहले तीफी भट्ट का इनकाउंटर हुआ उसके बाद अब ये चीज़ सामने आ रही है कि अमीर फतेह की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, क्योंकि अमीर फतेह तो 10 माह से पाकिस्तान में मौजूद है, तो अगर उसको गिरफ्तार करना था या उससे कोई तफ्तीश करनी थी तो उसको तो तब भी किया जा सकता था। एक और आजकल बड़ा ये भी अदनान ने भी जिक्र किया है, बड़ा चल रहा है कि जी जो असलहा एक तो होता है गैर कानूनी असला, वो तो ज़ाहिर है जो है ही गैर कानूनी, तो उसके ऊपर तो कोई सवाल ही नहीं है। एक कहा जा रहा है कि जी कानूनी असला रखने वाले हैं इनके ऊपर भी नज़र रखी जाएगी, कौन सी एक्टिविटी क्या कैसे ज़रूरत है नहीं है। अच्छा, अब इसके अंदर जो कानूनी पॉइंट जो मेरे नज़दीक है वो ये है
कि आप कह रहे हैं कि जी हमने किसी के पास असला नहीं रहने देना। तो जो मैं लीगल की बात कर रहा हूँ, लाइसेंस याफ्ता, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि जो आप हक के दिफा है उसको ख़त्म कर रहे हैं? मिसाल मैं दे रहा हूँ, सब इंस्पेक्टर शादरा में अम्मार नबी सब इंस्पेक्टर है, उसने एक डकैती की, जो शख्स घर से बैंक से कैश लेके जा रहा था, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी आई है, अदनान ने उसको फाइल भी किया था। अब अगर उस शख्स के पास गन होती जो वहां से जा रहा था, और लाइसेंसी गन होती, मैं इलीगल की बात नहीं, मैं लाइसेंसी गन की बात कर रहा हूं, तो थोड़ा सा उस सब इंस्पेक्टर को भी खतरा होता कि यार ये किधर उल्टा ही ना चल जाए काम मेरे पे। तो जब आप लोगों से उनका जो हक के दिफा ख़त्म करेंगे लीगल, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, लीगल असले की बात कर रहा हूँ, लाइसेंसी असले की बात कर रहा हूँ, वो ख़त्म करेंगे, तो क्या हम इन पे एतमाद कर सकते हैं ये हमारे जैसे लोगों के ऊपर? ये शादाब साहब, आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले तो पुलिस को अपने अंदर देखना पड़ेगा, जो उनके अंदर काली भेड़ें हैं ना, उनको पहले गिरफ्तार करें, उनको पकड़ें। ये एक वाकया नहीं है, ये हमारा, आप एक बात कर रहे हैं शादरे वाली, कई वाकयात रिपोर्ट होते हैं, कई वाकयात रिपोर्ट नहीं भी होते। आए दिन ये पता चलता है कि पुलिस ने अपने किसी सेफ जोन में या कोई इंचार्ज रूम बनाया, अपना कोई बनाया हुआ सेल, और वहाँ पर मुलजिम ला के रखे हुए हैं, उनसे वो अपनी मन मानी जो है चीज़ें भी करवाते हैं, पैसे भी रिकवर करते हैं, और फिर बाद में या तो उसको मार देते हैं। और ये वाकया कई सामने वाकयात आए हैं। तो ये पहले आईजी पंजाब साहब को या पंजाब हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि लिस्टें बनाएं उन लोगों की। और ये बड़ा आसान है, पुलिस जो पुराने अफसरान हैं उनको पता है कि कौन से अफसर, कौन से पुलिस स्टेशन में कौन से लोग ऐसे काम करते हैं। पहले उनको इबरत का निशाना बनाए, बाद में अवाम की तरफ आएँ, ताकि वो लोग निशाना बनेंगे तो मेरा ख्याल है अवाम को भी आसानी होगी जीने में। अदनान, ये अली ने बड़ी बात कही है, जैसे अमार वाला वाक़या, इस पर भी मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन बेशुमार आप भी खबरें फाइल कर चुके हैं कि जो पुलिस वाले हैं इन्होंने अपने निजी अकूबत खाने बनाए होते हैं, निजी टार्चर सेल बनाए होते हैं, जहां पर उठा के ले जाते हैं। आपने एक शहरी का हक के दिफा ख़त्म कर दिया, उससे लाइसेंसी असला देने के लिए 100 किस्म की शराइत रख दी। अभी तो खैर आजकल तो वैसे ही पाबंदी आयद हुई है। अब वहाँ पर इस तरह का एक पुलिस वाला जब आपकी या किसी की कनपटी पे पिस्तौल रख के मांगेगा तो क्या करे वो? फिर बेबस पैसे उसके हवाले कर दे, जमा पूंजी उसके हवाले कर दे, या गोली खा ले, क्या करे? शादाब साहब, आप मेरे से काफ़ी सीनियर हैं, आपको भी पता होगा कि 90s में भी जब पुलिस को इतनी छूट दे दी गई थी ना, पंजाब सूबे को पुलिस स्टेट बना दिया गया था, तो तब भी सूरत हाल तकरीबन ऐसी हो गई थी कि पुलिस जब दिल चाहता था कहीं पर कोई पुलिस मुकाबला कर देती थी, और जिसके साथ दिल चाहता था उसको वहाँ पर डंडों से भी मारती थी चौकों में, और जब दिल करता था किसी की टांग में भी गोली मार देती थी। अब भी पुलिस को जब छूट मिल गई है तो पुलिस इस तरह के वाक़यात करती हुई दिखाई दे रही है, जो कि जराइम पेशा अफराद करते हैं। अमार की आप बात करते हैं, अमार ने तो शदरा के इलाके में एक शख्स से 10 रोज़ पहले डकैती की सीसीटीवी फुटेज मंजरें यहाँ पर आ गई, तो इस वजह से वो पकड़ा गया अमार, तो और उसके बाद उसको सीसीडी के हवाले कर दिया। यहाँ पर तो सीसीडी के एक अहलकार का वाकया भी सामने आ चुका है कि काना के इलाके में उसके ऊपर अब एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है कि वो इंस्पेक्टर रैंक का जवेद इकबाल नामी एक इंस्पेक्टर है सीसीडी का, जिसने एक ताजिर को 5 करोड़ के एवज जो है अगवा किया। उसके बाद जब 5 करोड़ की अमाउंट मिली, अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उसने ये अगवा का सिस्टम बनाया, जिसमें उसका एक कांस्टेबल भी कहा जाता है कि अभी तक वो भी शामिल था। तो जब ये 5 करोड़ की अमाउंट में से कुछ अमाउंट उन्हें मिली, उन्होंने मगवी को रिहा किया, तो उस वक्त वो शख्स जो है, वो जवेद इकबाल नामी इंस्पेक्टर, वो फिर पुलिस की गिरफ्त में आया, और पुलिस को इस वाक़े का तब इल्म हुआ, और पुलिस ने जब इस शख्स को देखा तो उन्हें ये पता चला कि सीसीडी का इंस्पेक्टर है। ये लोग तो वो हैं जिन्होंने लोगों को शायद अगवाकारों से छुड़वाना होता है और डकैतों से बचाना होता है, लेकिन यही लोग अब डकैतियां करने लग गए हैं, अगवाकारी करने लग गए हैं। आपको शायद याद होगा कि 1.5 साल कबल ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की जानिब से एक लिस्ट मुरतब की गई थी मंशियात फरोशियों के साथ मुलव्विस पुलिस एहलकारों की, जिसमें इंस्पेक्टर्स के भी नाम आए, सब इंस्पेक्टर्स के भी नाम आए, एएसआईस के भी नाम आए, और कांस्टेबल्स के भी नाम आए, और ये काफ़ी लंबी लिस्ट थी। और इस हवाले से लिस्ट ही आई नहीं, उसके बाद आपको शायद याद होगा कि ओसीयू का एक सब इंस्पेक्टर था मजहर इकबाल, जिसके हवाले से काफ़ी रेडें भी मारी गई और उसको गिरफ्तार करने की भी कोशिश की गई। शायद वो अब रिहा हो चुका है, मुझे इस बात का इल्म नहीं, लेकिन उससे पुलिस को काफ़ी हद तक जो है बरामदगी भी हुई, और उसका मुकदमा जो है
ANF में दर्ज किया गया था, आपको याद होगा। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने वो मुकदमा दर्ज किया गया था और वो कोई लाखों मालियत की मंशियात नहीं उसके पास से बरामद हुई थी, करोड़ों मालियत की मंशियात जो है उससे बरामद हुई थी। अभी भी कई ऐसे पुलिस अफसरान या पुलिस एहलकार हैं जिन पर मंशियात फरोशों के साथ काम करने के एलिगेशंस भी हैं और उनके ऊपर इंक्वायरीज भी चल रही हैं और कई रंगे हाथों गिरफ्तार भी हो चुके हैं और उनके ऊपर FIRs भी दर्ज हो चुकी हैं। ये पुलिस को जब जब इस तरह का कोई छूट मिलती है ना हुकूमत की जानिब से, उनका एहतसाब नहीं किया जा रहा होता और उनको कहा जाता है आपका जो दिल करता है आप करें, तो पुलिस नो डाउट अगर जराइम का खात्मा कर रही है उसके लिए उन्हें जराइम पेशा अफराद के साथ सख्ती करनी चाहिए, उनको खुली छूट मिली हुई है तो वो करे, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर शहरी को जराइम पेशा अफराद की लिस्ट में शामिल करके पुलिस को डील नहीं करना चाहिए। पुलिस उसी तरह डील कर रही है और वही जो पैटर्न जराइम पेशा अफराद का होता है ना कि डकैती करना, आपने ये CCTV फुटेज मार की देखी होगी कि किस तरह डकैती की जा रही है, बाकायदा ट्रेंड डाकू लग रहा है कि बाइक चलाने वाला इसका साथी है और ये खुद पीछे बैठ के जो है गन निकालता है, अपनी पिस्टल निकालता है और आके उसके सर पे रखता है, जो कि एक किसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का कोई मुलाजिम है, वो बेचारा कैश लेकर वहां से जा रहा था और उसने वो कैश आगे जाके बैंक में जमा करवाया। प्रोग्राम का खत्म हो गया। आप देखते हैं कि ये जो अमार है कोई इसके हाफ फ्राई होता है, फुल फ्राई होता है, नेफे में पिस्तौल चलती है, कोई दोस्त छुड़ाने के लिए आते हैं, क्या बनता है, और ताकि आम आदमी भी ये समझ सके कि अगर मुझको मेरे से वेपन, लीगल वेपन लिया जा रहा है तो मुझे लाहौर की सड़कों पे फिरते हुए किसी किस्म का, ना किसी पुलिस वाले से, ना किसी चोर से, ना किसी डाकू से ख़तरा होगा। अली तारिक आपका भी शुक्रिया, अदनान खालिद आपका भी